नमस्कार। मेरा नाम नागेश चंद। आज मैं आप लोगों को मेरी माँ के साथ घटे एक अप्राकृतिक घटना को सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना तब की है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तब मेरे माता पिता की शादी हुए यही कुछ लगभग 2 महीने ही हुए थे। 2 महीने तक सब कुछ ठीक ही रहा। पिताजी शादी के बाद विदेश में काम करने के लिए चले गए थे। यहाँ मेरी माँ ने अपने ससुराल को अपना ही घर मानना शुरू कर दिया था। घर का सारा काम काज वो बहुत ही अच्छे से संभालने लगी थी, जिससे देखकर ससुराल वाले भी उनसे बहुत ही खुश भी थे। पर मेरी माँ को यह पता नहीं था कि अब उनके इस खुशहाल जीवन में एक डर का माहौल आने वाला था। वो डरावनी रातें। हमारे घर के बाहर दाईं तरफ स्तूपों का भंडार था। लोग अपने मरे हुए परिजनों की अस्थियां को वहां ले आकर एक गड्ढा करके उस अस्थि को वहां जमीन में गाड़ देते थे और उसके ऊपर एक लगभग 1.5 फुट या 2 फुट की ऊंचाई वाला एक स्तूप बना देते थे उनकी याद में, जहां लोग बीच बीच में आकर उन स्तूपों पर फूल माला चढ़ाते और कभी कभी तो खाना भी चढ़ाने आते थे। वहाँ बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद सीमेंट के बने हुए स्तूप थे। वह स्तूप तो बस कहने को स्तूप था, वो कोई कब्रिस्तान से कम नहीं था। मेरे एक चाचा भी है जो बहुत ही मोटा दिमाग वाला है, जो बहुत जल्दी चिढ़ भी जाता है। कहते हैं कि माँ की शादी होने से भी बहुत पहले एक नया नया स्तूप वहीं हमारे घर के पास स्थापित किया गया था, जिसके बाद से ही हमारे घर पर कुछ डरावनी घटना होना शुरू हो चुका था। घर के प्रत्येक लोगों को कुछ न कुछ अप्राकृतिक परछाई दिखाई देता। कभी कभी वो परछाई कभी घर के बाईं ओर दौड़ता दिखाई देता तो कभी दाईं ओर। रात के समय सब जब सोने चले जाते तो आधी रात को ऐसा लगता जैसे कोई बहुत ही धीरे धीरे से खिड़की और दरवाजे पर दस्तक देती। उस आत्मा ने हमारे घर पर दिन रात अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिससे घर के सारे लोग बहुत ही डर डर कर जीने लगे थे। जिसे देखकर मेरे चाचा बहुत चिढ़ गए थे और गुस्से में आकर चाचा ने एक दिन उस स्तूप को हथौड़े से मार मार कर तोड़ डाला और उस स्तूप के टुकड़ों को एक झोले में डालकर बहुत दूर फेंक आए। जिसके बाद से सचमुच वो घटनाएं घटना कुछ कम होने लगा। मेरी माँ जिस कमरे पर सोती थी वहाँ की खिड़की से वो बरगद के पेड़ के पास रहे स्तूप बहुत ही साफ साफ दिखाई देती। माँ हमेशा सोते वक्त उसी खिड़की की तरफ मुंह करके सोती थी। माँ की शादी को लगभग 2 महीने बीत चुके थे। सब कुछ साधारण ही चल रहा था कि एक रात माँ को ऊपरी कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऊपरी कमरे में चाचा और चाची सोते थे, तो माँ को लगा कि चाचा या चाची ही होगी। फिर कुछ देर बाद वो चलने की आवाज़ें भी एकदम से बंद हो गई। फिर माँ की नज़र दोबारा उसी खिड़की पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में बाहर कोहरे के बीच कोई औरत खड़ी है। वो औरत बिना हिले डुले वहीं बाहर खड़ी थी। माँ उस औरत को वहां देखते ही एकदम से डर गई। दूरी की वजह से माँ उस औरत की सिर्फ आकृति ही देख पा रही थी। उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत देर तक वह वहीं खड़ी होने के बाद वो औरत उस स्तूप के पास वाले बरगद के पेड़ के पीछे चली गई। उसके बाद वो औरत वापस बाहर ही नहीं आई। माँ वो दृश्य देखकर बहुत डर गई थी। सुबह होते ही उन्होंने चाची और दादी को उस औरत के बारे में बताई तो घर वाले इसे माँ की वहम कहने लगे। माँ ने भी घर वालों की बातें में आकर इसे अपना एक वहम ही मान लिया था। दूसरी रात जब माँ सो रही थी तो कल ही की तरह ऊपरी कमरे से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज के कारण माँ की नींद टूट गई। फिर जब माँ ने उन आवाजों को बहुत ध्यान से सुनना चाहा तो
वो चलने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। अब माँ फिर से सोने की कोशिश करने लगी, पर उन्हें पता नहीं क्यों दोबारा नींद ही नहीं आ रही थी। माँ अपने कमरे में एक डिबरी जलाकर सोती थी, जो रात भर उस कमरे को उजाला करने में सहायता करती थी। वो डिबरी एक दीवार के पास एक टेबल पर रखा था। अब जब नींद ही नहीं लग रही थी तो माँ चुपचाप उसी डिबरी के बाती को देखते ही रही। बहुत देर तक एक टक जब वो डिबरी के आग को देखने लगी तो पता नहीं वहां का दृश्य कब बदल गया। दरअसल जो डिबरी उस टेबल पर रखी हुई थी, अब माँ को दिखाई दे रहा था कि कोई अनजान महिला उस डिबरी की बाती को अपने हाथ पर लिए खड़ी थी। अचानक अचानक से माँ की नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी, तो उस महिला को देखते ही वे बहुत डर गई। डर के मारे उन्होंने घर वालों को आवाज लगाने की कोशिश भी की, तो आवाज उनके गले से बाहर ही नहीं निकली। माँ तुरंत वहां से भाग जाना चाहती थी, पर उनका शरीर किसी पत्थर की तरह अकड़ सा गया था। और वहां वो औरत बहुत ही गुस्से में माँ को देखी ही जा रही थी। माँ वहीं लेटी लेटी उस औरत को चुपचाप देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रही थी। उस औरत ने उस डिबरी की बाती को फूंक मारकर बुझा दिया, जिसके बाद पूरा कमरा एकदम अंधेरे से भर गया। बस उल्टी तरफ की खिड़की खुली होने के कारण थोड़ी सी चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। अब माँ का शरीर भी उस अकड़न से छूट चुका था, जिसके बाद ना तो माँ डर के मारे चिल्लाई और न ही भागी। उन्होंने चुपचाप करवट बदल ली और दोबारा बाहर उसी खिड़की से उसी स्तूप की तरफ देखने लगी। माँ बहुत ही डर चुकी थी। अब उन्हें पता चल गया था कि यहाँ हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। उस भयानक रात के बाद से ही लगभग हर रात माँ की डर में ही गुजरती। दिन में सब कुछ सामान्य ही रहता, पर रोज धीरे धीरे जितना दिन का समय ढलता और शाम होने लगती, माँ का डर फिर से शुरू होने लगती। माँ को तो ऐसा लगने लगा था काश कभी रात ही ना हो। डर का पारा बहुत ऊपर तक चढ़ चुका था। घर वालों से कहती तो घर वाले उतना ध्यान नहीं देते थे। उनकी बातों को समझने वाला वहां कोई न था। पिताजी जब जब विदेश से घर आते, माँ उन्हें सब कुछ सुनाती, पर पिताजी भी उनकी बातों पर उतना महत्व नहीं देते। माँ को तो ऐसा भी लगने लगा था कि ये सब घटनाएं सिर्फ उन्हीं के साथ घट रही हैं। एक एक रात वो डर के मारे गिन गिन कर गुजारती। हर रात कुछ न कुछ घटनाएं घटती ही रहती, जिसकी वजह से बहुत सहमी सहमी से रहने लगी वो। हमारा घर लकड़ी और मिट्टी से बना है। घर 2 मंजिला का था। चाचा ने एक कुत्ता पाल रखा था, जिसे बाहर बरामदे पर बांध कर रखा था। एक रात माँ हमेशा की तरह उसी खिड़की से बाहर उन स्तूपों को देखते हुए लेटी हुई अपने नींद के आने का इंतजार कर रही थी। वह हमेशा की तरह डरी डरी सी थी कि कहीं आज भी कुछ आ ना जाए, कि तभी उनके कमरे का दरवाजा खोलने का आवाज आया। उनके पीछे से वो आवाज आते ही उनकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। माँ आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी कि तभी उनको अपने कमरे में कुत्ते की मिमियाती आवाज सुनाई दी। तब जाकर माँ ने अपनी आंखें खोली और चुपचाप अपने कमरे से आ रही आवाज़ों को बड़े ही ध्यान से सुनने लगी। वह आवाज आते ही माँ सोचने लगी कि अरे, ये कुत्ता कहाँ से अंदर आ गया? आज देवर जी ने इसे बांधना भूल गया क्या? या ये अपनी रस्सी तोड़कर आया है? और ये अंदर आया भी कैसे? मैं तो हमेशा अपना दरवाजा बंद रखती हूँ। शायद आज कुंडी अच्छे से नहीं लगा होगा, इसलिए ये कुत्ता छूटकर मेरे कमरे में आ गया। आवाज़ से पता चल रहा था कि वह कुत्ता
धीरे धीरे खटिया के नीचे जा रहा था और अचानक खटिया के नीचे की मिट्टी खोदने की आवाज आने लगी। वह आवाज रात भर आने लगी। माँ रात भर सोचने लगी, ओहो, ये कुत्ता आज रात भर में नीचे पूरा मिट्टी ही मिट्टी कर देगा, पता नहीं कितना खोद जाएगा। और यही सोचते हुए लेटी ही रही। रात भर वो कुत्ते के मिट्टी खोदने की आवाजें आती रही और देखते ही देखते समय कब बीत गया और माँ की आंखें कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद ही था। यह देखकर माँ थोड़ी अचंभित हुई। उन्होंने खटिया के नीचे झुककर देखा तो वहां सब कुछ ठीक ही था। रात भर जो कुत्ते ने मिट्टी खोदा था उसका तो नाम और निशान ही नहीं था, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। बाहर निकलकर देखा तो वो कुत्ता तो बाहर बरामदे पर ही बंधा हुआ था। ऐसे ही रहस्यमय और डरावनी घटनाएं रोज शाम को माँ के साथ घटती ही रहती। देखते ही देखते माँ की हालात बद से बदतर होने लगी थी। पहले की हट्टी कट्टी माँ अब एकदम से सूख कर कांटा बन चुकी थी। नींद अच्छी ना होने के कारण उनके आंखों पर काले धब्बे बन चुके थे। खाना खाते ही उल्टियां कर देती थी। माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। उस समय माँ गर्भवती भी थी और यहाँ ऐसे समय में माँ ने खाना पीना एकदम बंद कर दिया था। माँ को कोई होश ज्ञान न था। घर वालों को भी अब उनकी बातों को न मानने का पछतावा हो रहा था। इसलिए घर वालों ने माँ को कई जगह दिखाया, पर माँ की वह हालात देखकर सभी ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया था। सभी परेशान और निराश हो चुके थे। तभी पड़ोस की एक दादी बहुत दूर से एक बहुत ही नामी दामी झाड़ फूक करने वाले झांकरी को ले आए। उस झांकरी ने आश्वासन दिया कि कार्य कठिन है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कहते हैं कि उस झांकरी ने मेरी माँ को 7 दिन तक झाड़ फूक किया। हमेशा शाम के समय हमारे घर पर वो झाड़ फूक देखने के लिए लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता था। जब वो 7वां दिन आया तो उस झांकड़ी जी ने घर वालों से कहा कि आज झाड़ फूक की विधि की आखिरी दिन है। अगर आज कुछ ना हो पाया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर सभी घर वाले मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। उस 7वें रात रोज ही की तरह हमारे घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी। झाड़ फूक की विधि चल रही थी। झांकरी और माँ एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। माँ को तो कोई होश ज्ञान ही न था कि वो कहाँ है, किसके सामने है या क्या कर रही है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। वो तो बस जिंदा लाश बन चुकी थी। झाड़ फूक करते करते उस झांकरी ने माँ के कमरे से घर वालों को उस खटिया को सरकाने को कहा। सो घर वाले ने उस खटिया को वहां से हटा दिया और झांकरी जी ठीक उसी स्थान के ऊपर खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे और लोटे से कुछ पानी अपने हाथ पर रखकर मंत्रित करके उस मिट्टी पर छिड़कने लगे और उस लोटे को माँ के सामने रख दिया। झांकरी लगातार मंत्र पढ़ ही जा रहा था कि तभी मेरी माँ, जो अब तक बिना हिले डुले चुपचाप बैठी थी, उन्होंने उस पानी वाले लोटे को उठा लिया और सरासर उस लोटे को उठाकर घर से बाहर निकल गई। माँ की वह हरकत देखकर घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी डर गए थे। माँ जैसे जैसे आगे बढ़ती, बाहर खड़े भीड़ डर के मारे माँ के रास्ते के आगे से अपने आप भाग जाते। माँ चल रही थी और झांकरी मंत्र मंत्रित करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। बाकी के लोग भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही माँ उस बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुंची, माँ के चलते कदम अचानक से थम गए। माँ 5-6 सेकंड तक वैसे ही खड़ी रही और अचानक से जोर से रोने लगी। रोते रोते उन्होंने उस लोटे के पानी को वहीं पेड़ के पास गिरा दिया। लोटा भी नीचे गिरा, पानी भी, और उसी के साथ मेरी माँ भी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी कि तभी उसी वक्त वहां खड़े जितने भी लोग थे उन्होंने एक
आश्चर्य कर देने वाला दृश्य देखा। उस बरगद के पेड़ के सभी पत्ती एक साथ फड़फड़ाने लगे, जैसे कि वहां कोई तूफान आ गया हो। और एक ही झटके में बरगद के ऊपर से एक बहुत ही विशाल का एक काली पक्षी जैसी आकृति निकलकर ऊपर ही उड़ गई। वह पक्षी का आकार लगभग उस पेड़ जितना ही विशाल था। वहां खड़े सभी लोग अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। घर वालों ने माँ को उठाया और अंदर ले गए। झाकरी जी ने उस खटिया के नीचे खोदने को कहा, जिसे खोदने के बाद वहां एक नरकंकाल मिला। उस नरकंकाल की हड्डियों को उठाकर बहुत दूर दूसरी ही जगह पर ले जाकर विधि पूर्वक फिर से उसे मिट्टी पर ही गाड़ दिया। माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उस घटना के बाद से हमारे घर पर भूतिया गतिविधियां होना बहुत ही कम हो गया था, पर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था। फिर भी समय समय पर हल्की फुल्की परछाइयां का दिखना या अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना तो चलता ही रहा। पर उतना तो सहने की ताकत पूरे घर वालों को आ ही गई थी। कहते हैं कि वो घर यही घर है जहां आज भी मैं रहता हूं। घर वालों के मुताबिक समय बीतता गया और धीरे धीरे वे घटना भी घटना बंद होने लगा। इसलिए आज मैं इस घर पर बड़े ही आराम से रहता हूँ। बहुत पहले जब मैं छोटा था तो वहाँ बरगद के पेड़ के पास स्तूप बनाने से भी मना करने लगे गांव वाले। इसलिए आज वहाँ कोई स्तूप नहीं दिखाई देता, पर वो पेड़ आज भी वैसा ही है, जिसे देखते ही माँ की कहीं गई वो घटना याद आता है। और आज भी डर के मारे मेरे पाँव कांपने लगते हैं और सोचता हूँ कि वो डरावनी रातें माँ ने किस तरह बिताया होगा।